हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज के सेशन में देखिए हमें एक नया टॉपिक करना है बिल्कुल, जिसके बारे में आज तक हमने कोई बात नहीं की थी। इस टॉपिक का नाम होगा एक्सचेंज रेट। आप लोग दिन प्रतिदिन सुनते होंगे ना, डॉलर इतना कम हो गया, डॉलर इतना बढ़ गया है, रूपी इतना वीक होता जा रहा है, डॉलर इतना स्ट्रांग होता जा रहा है। तो क्या है ये सब डॉलर और रूपी की लड़ाई, किस तरीके से ये कन्वर्ट होते हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हमारे पेपर में इस टॉपिक को लेके पूछी जाती है, इन सब चीज़ें के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ रिलेटेड टर्मिनोलॉजी हम इस क्लास में करेंगे और इसका जो सेकंड पार्ट आएगा, मतलब जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि ये जितने भी चेंजेस होते हैं उसका इम्पैक्ट क्या होता है इंडियन इकोनॉमी पे। ठीक है, तो आज हम इससे रिलेटेड बेसिक बातों को कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रही हूं कि आप लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई कर रहे हैं, तो पहले बेसिक चीजों को समझेंगे, फिर इसके इम्पैक्ट की बातें करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, जिसको जीए का कोर्स लेना है, जनरल अवेयरनेस का कोर्स लेना है, परचम क्लासेस आप लोगों के लिए एसएससी जीए का कोर्स लेके आया है, जिसके अंदर स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सब कुछ कवर होगा। पूरी टीम मिलके इस काम को करेगी। और अगर आप लोग सिर्फ एसएससी के कोर्स को लेना चाहते हैं, सिर्फ इकोनॉमी के कोर्स को लेना चाहते हैं, इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो आप लोग अलग से भी एसएससी इकोनॉमी का कोर्स जो है वो ले सकते हो। ये नाम एसएससी है, बट ये कोर्स जो है मल्टीपल जगह पे यूज होगा। आपका आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम है, आप लोगों का सीएपीएफ का एग्जाम है, आपका असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम है, आप लोगों का ईपीएफओ का एग्जाम है। बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ये जो पढ़ाई है, ये जो कोर्स है, वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। इवन स्टेट सिविल सर्विसेज की भी जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये कोर्स काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। इसमें बिल्कुल बेसिक से बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। ठीक है, अगर आप लोगों को इन दोनों ही कोर्सेज पे 10% का डिस्काउंट चाहिए, देन यूज कोड PAYL10 टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। तो हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों को एक्सचेंज रेट के बारे में समझना है। मेरा वही पुराना तरीका, पहले हम लोग समझ लेंगे, फिर हम लोग स्लाइड्स पे चलेंगे। देखो, किसी ने कहा कि $1 40 के बराबर हो गया, किसी ने कहा $1 60 के बराबर हो गया। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि मैं इस टॉपिक के अंदर ऐसा मान के चलूंगी कि पूरी दुनिया में दो ही करेंसी हैं, एक डॉलर एक रूपी। पूरी दुनिया में दो ही देश हैं, एक यूएसए और एक भारत। ठीक है, ऐसा करने से हमें कोई भी चीज समझने में आसानी होगी। मैं हर करेंसी के साथ आपको ये लिंक करके नहीं बताऊंगी कि येन इतना हो गया, युआन इतना हो गया। मैं डॉलर के हिसाब से बताऊंगी, एप्लीकेबल सभी पे होगा। ठीक है, तो ऐसा मान के हम लोग ये पढ़ रहे हैं। $1 40 है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे मेरे देश के 40 रुपए खर्च करने पड़ेंगे $1 अचीव करने के लिए। यहां पे क्या हुआ, मुझे मेरे देश के 60 रुपए खर्च करने पड़ेंगे $1 अचीव करने के लिए। $1 80 हो गया, यानी मुझे मेरे देश के 80 रुपए खर्च करने पड़ेंगे उनका $1 अचीव करने के लिए। इसी को ही तो एक्सचेंज रेट कहते हैं, कि आपको आपके देश का कितना रुपया खर्च करना पड़ रहा है टू गेट अनदर करेंसी। किसी दूसरी करेंसी को प्राप्त करने के लिए आपको आपके देश का कितना रुपया खर्चा करना पड़ रहा है, उसी को ही तो एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो यहां पे यही मैं आपको बता रही हूं कि देखिए, एन एक्सचेंज रेट इज अ रेट, ये एक ऐसा रेट है एट विच वन करेंसी विल बी एक्सचेंज्ड फॉर अनदर करेंसी, जिसमें एक करेंसी किसी दूसरी करेंसी के बदले बदली जाएगी। यहां पे आप कोई और करेंसी देख रहे हैं, यहां पे आप कोई और करेंसी देख रहे हैं, मतलब कि मुझे आपकी करेंसी लेने के लिए अपने देश की या किसी कोई भी दूसरी करेंसी कितनी खर्च करनी पड़ेगी, उसको हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। जैसे यहां देख रहे हो $1 81 रुपीज, मतलब अगर आपको डॉलर चाहिए एक, तो अपने देश का 81 रुपीज खर्च करो। एक यूरो x रुपीज, यूरो चाहिए तो इतने रुपए खर्च करो, पाउंड चाहिए तो इतने रुपए खर्च करो। आपको आपके देश की या किसी भी दो करेंसीज को इक्विवेलेंट अमाउंट में एक्सचेंज करने के लिए कितनी एक करेंसी की जरूरत है टू गेट अनदर करेंसी, इसको हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट क्या होता है ये हम लोगों ने जाना। अब इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। आप भी न्यूज़पेपर में रोजाना पढ़ते होंगे, डीवैल्यूएशन क्या होता है, रीवैल्यूएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन क्या होता है, इन चीजों के बारे में समझते हैं। अब पहले तो कुछ जो बातें हैं बताना चाह रही हूं। ए, बी और सी तीन सिचुएशन है। यहां $1 40 रुपीज के बराबर है, यहां $1 50 रुपीज के बराबर है, और यहां $1 70 रुपीज के बराबर है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसमें से बताओ, इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कहां है, रूपी स्ट्रॉन्ग कहां है, रूपी ए सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग है, बी में स्ट्रॉन्ग है, सी में स्ट्रॉन्ग है। आप कहोगे मैम रूपी जो है वो यहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट है। मैं अपने देश की बात कर रही हूं, भारत की बात कर रही हूं। रूपी जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है ए केस में और वीकेस्ट है सी केस में।
वीकेस्ट है सी केस में। कैसे पता लगा? यहां मेरे देश के 40 रुपए में इतनी ताकत है कि उनका डॉलर खरीद देगा। हम क्या कहेंगे अमेरिकन को, ओए अमेरिकन क्या है तू, हमारे देश का 40 रुपए खरीद देता है तुम्हें, क्या हो तुम, कुछ नहीं हो। यानी आपके देश के 40 रुपए में इतनी ताकत है कि आप उनका $1 खरीद पा रहे हैं। यहां पे अमेरिकन हमको कह रहे हैं कि ओए इंडियन क्या हो तुम, तुम्हें पता है तुम्हारे देश का 70 रुपया खर्च करना पड़ता है हमारा $1 लेने के लिए। यानी यहां आपको क्या पता लग रहा है, यहां आपको पता लग रहा है कि इंडिया तो बड़ा वीक है, रूपी तो बड़ा वीक है, हमको 70 रुपीज मतलब कि इसमें 30 रुपए और ऐड करने पड़े उनकी वही एक करेंसी लेने के लिए। वी आर गेटिंग वीकर, मतलब हम तो वीक होते जा रहे हैं, वीक होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम वीक हैं, यहाँ पे हम स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, हम यानी रूपी। समझ गए? अच्छा, अब जो ये स्ट्रॉन्ग या वीक है इसके लिए अलग अलग टर्म यूज होता है। जो हमारी करेंसी है, जो हमारी करेंसी है, इस करेंसी को या तो आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, या तो आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, या आप वीक कर सकते हो, ठीक है, या वीक हो रहा है। अगर ये जो स्ट्रॉन्ग है वो आरबीआई हमारी करेंसी को, मैं किसकी बात कर रही हूं, मैं डोमेस्टिक करेंसी की बात कर रही हूं, मैं डोमेस्टिक करेंसी की बात कर रही हूं, यानी रूपी की बात कर रही हूं, ठीक है। अब अगर इसको स्ट्रॉन्ग करने का काम आरबीआई कर रहा है या इसको वीक करने का काम आरबीआई कर रहा है, तो क्या कहेंगे? या ये खुद से ही स्ट्रॉन्ग हो रही है, खुद से ही, हमने नहीं किया, ऑटोमेटिक, हमने नहीं किया, ये ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग या वीक हो रही है, यानी डिमांड और सप्लाई से, डिमांड और सप्लाई की वजह से ये वीक या स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको क्या कहेंगे? ऑटोमेटिकली वो वीक या स्ट्रॉन्ग हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? डिमांड और सप्लाई की वजह से वीक या स्ट्रॉन्ग हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, अब समझते हैं। सबसे पहले यहां आते हैं, हमारी डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रही है और उसको अगर आरबीआई स्ट्रॉन्ग कर रहा है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रही है और अगर आरबीआई स्ट्रॉन्ग कर रहा है, हम क्या कहेंगे कि हमारी करेंसी का रीवैल्यूएशन हो गया। क्या हो गया? रीवैल्यूएशन हो गया। हिंदी वाले कहते हैं इसको अधिमूल्यन हो गया, अधिमूल्यन हो गया, रीवैल्यूएशन हो गया। कि रीवैल्यूएशन क्या होता है? डोमेस्टिक करेंसी का आरबीआई के द्वारा यानी सेंट्रल बैंक के द्वारा स्ट्रॉन्ग किया जाना, खुद से नहीं हुआ, आरबीआई ने स्ट्रॉन्ग किया है, तो हम उसको क्या कहेंगे? रीवैल्यूएशन हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर वो ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हुई है, किसी ने नहीं किया, आरबीआई ने कुछ नहीं किया था, डिमांड और सप्लाई की वजह से, भाई रूपी की डिमांड बढ़ने लगी, रूपी की डिमांड बहुत सारी बढ़ने लगी, तो रूपी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब आरबीआई ने उसमें कुछ नहीं किया, वो खुद से स्ट्रॉन्ग हुआ है, इंटरनेशनल मार्केट में रूपी की डिमांड बढ़ने की वजह से वो खुद से स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो अगर वो खुद से हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि करेंसी जो है वो एप्रिशिएट हो गई। करेंसी क्या हो गई? करेंसी एप्रिशिएट हो गई। एप्रिसिएशन कहते हैं ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग होना करेंसी को, करेंसी एप्रिशिएट हो गई, ठीक है, इसको कहेंगे एप्रिशिएट हो गई। ऐसे ही जब हम वीक की बात कर रहे हैं, मान लीजिए आरबीआई के करने से, भाई आरबीआई ने उसको वीक किया है, आरबीआई के इंटरफेरेंस की वजह से वो वीक हुई है, तो हम क्या कहेंगे? आरबीआई ने डीवैल्यूएशन कर दिया। क्या कहेंगे? डीवैल्यूएशन कर दिया, ठीक है। और अगर वो ऑटोमेटिक वीक हुई है, भाई मान लीजिए इंटरनेशनल इकोनॉमी में रूपी की डिमांड कम हो रही है और वो वीक हो जाता है, ऑटोमेटिक अगर वीक हो रहा है तो हम क्या कहेंगे? हमारी जो करेंसी है वो क्या हुई है? वो डेप्रिशिएट हो गई है, डेप्रिशिएट हो गई है। तो यहां से आप एक कंक्लूजन निकालोगे, अगर कोई काम ऑटोमेटिक हो रहा है तो हम शब्द यूज कर रहे हैं एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट। एप्रिशिएट में स्ट्रॉन्ग हो रही है डोमेस्टिक करेंसी खुद से, और डेप्रिशिएट में वीक हो रही है डोमेस्टिक करेंसी खुद से, ठीक है, कोई नहीं कर रहा है, मार्केट फोर्सेस की वजह से वो वीक या स्ट्रॉन्ग हो रही है। अच्छा, यहां पे शब्द क्या यूज हो रहे हैं जब आरबीआई बीच में इंटरफेयर कर रहा है? रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन मींस जब ये एशन शब्द लग रहा है तो आरबीआई बीच में कुछ ना कुछ कर रहा है। अगर रीवैल्यूएशन हो रहा है तो हमारी करेंसी आरबीआई ने स्ट्रॉन्ग की है, और अगर डीवैल्यूएशन हुआ है तो हमारी करेंसी आरबीआई ने वीक की है। क्लियर हो गए चारों शब्द? ठीक है, अब एक बार हम स्लाइड्स में देख लेते हैं कि डेफिनेशन कैसे दी हुई है। ये चारों शब्द मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो डेप्रिशिएशन या एप्रिशिएशन हुआ है वो मार्केट की वजह से हुआ है, यहाँ पे डीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन हुआ है तो आरबीआई की वजह से हुआ है। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो डीवैल्यूएशन है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी वीक हो रही है,
वैल्यूएशन है तो आरबीआई ने किया है, किसने? आरबीआई ने किया है। रिवैल्यूएशन में हमारी डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रेंथन हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है आरबीआई के एफर्ट से। एप्रिसिएशन यानी हमारी डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रही है मार्केट फोर्सेस की वजह से, मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। और डेप्रिसिएशन वीक हो रही है हमारी करेंसी मार्केट फोर्सेस की वजह से, डिमांड और सप्लाई की वजह से। यही चारों बातें मैंने आपको बताई, यही चारों बातें यहाँ पे लिखी हुई है। अब आपके दिमाग में ये आएगा, मैम ये होता कैसे है, करेंसी स्ट्रॉन्ग या वीक आरबीआई कैसे करता है, और आरबीआई क्यों करता है, आरबीआई अपनी करेंसी को वीक क्यों करेगा? क्यों का जवाब तो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, ठीक है। क्यों का जवाब, क्यों करता है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसका जवाब तो आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेगा। लेकिन कैसे करता है पहले वो समझ लेते हैं, उसका जवाब आपको इस क्लास में मिल जाएगा। अब देखो, हमें दो बातें समझनी है कि एक तो खुद से कैसे होता है और एक आरबीआई कैसे करता है। चलो समझते हैं। आरबीआई अपनी डोमेस्टिक करेंसी को, मैं क्या कह रही हूं, आरबीआई अपनी डोमेस्टिक करेंसी को, या आरबीआई छोड़ो, डोमेस्टिक करेंसी कैसे डेप्रिशिएट होगी, डोमेस्टिक करेंसी कैसे डेप्रिशिएट होगी, कैसे, हाउ, कैसे डेप्रिशिएट होगी, समझो। अब मान लीजिए भारत के अंदर ना युद्ध छिड़ जाता है, जैसे यूक्रेन में छिड़ा, ऐसे भारत में मान लो युद्ध छिड़ गया, ठीक है। $1 मान लीजिए 10 रुपीज का चल रहा था, ठीक है, और इंडिया में युद्ध छिड़ गया। अब कोई एक पर्सन आया, कोई एक पर्सन आया, वो क्या बोला, मुझे तो यूएस से निकलना है जल्दी से, मुझे तो भागना है भारत से, मुझे तो बच के निकलना है, और मैं तो आपको 15 रुपए देने को तैयार हूं, मुझे तो $1 पहले दे दो, मुझे तो $1 पहले दे दो। अब एक और व्यक्ति आता है, ठीक है, एक और व्यक्ति आता है, उसने क्या कहा, मुझे तो इससे भी पहले निकलना है यूएस से, मैं तो मर गया तो बस जिंदगी खराब हो जाएगी पता नहीं कितनों की, तो मुझे तो इससे पहले निकलना है, तो मैं तो आपको 25 रुपए देने को तैयार हूं, आप मुझे इससे पहले $1 दो। क्या हो रहा है, डॉलर की डिमांड बढ़ती जा रही है। भारत के अंदर युद्ध जैसी सिचुएशन है, पहली वजह। भारत के अंदर इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है, बहुत ज्यादा लॉकडाउन, महामारी, कुछ ऐसा फैला हुआ है, सब लोग दूसरे देशों में भागेंगे, दूसरे देश की करेंसी की डिमांड करेंगे, अपनी वाली करेंसी को गिरा देंगे, अपनी वाली करेंसी को फेंक देंगे, भाग जा तू, हमको दूसरी करेंसी चाहिए, यानी अपनी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट होती जा रही है, ठीक है। फिर और क्या हुआ, यहां से बच्चे पढ़ पढ़ के मान लीजिए कहने लगे हम तो यूएस में जाएंगे, हम तो यूएसए में सेटल होंगे, जैसे कनाडा का क्रेज रहता है बच्चों में, है ना, कि हम तो यूएसए में जाएंगे। यहाँ के जो दिमाग वाले बच्चे हैं वो विदेशों में काम करने जा रहे हैं। अब विदेशों में जाएंगे तो वहां चिप्स कुरकुरे खरीदने के लिए $, चाहिएगा, रूपी तो नहीं चाहिएगा। वहां पे घूमने फिरने के लिए $, चाहिएगा, रूपी तो नहीं चाहिएगा। वो अपने रूपी को डॉलर में कन्वर्ट करवाएंगे, ठीक है, यानी $, की डिमांड बढ़ेगी, रूपी की डिमांड कम होगी, ठीक है। दूसरी वजह, भाई ब्रेन ड्रेन हो रहा है भारत से, दूसरी जगह दुनिया जाने वाली है और वो लोग सामने वाली देश की करेंसी की डिमांड कर रहे हैं, ये वजह होगी। तीसरी वजह, इन्वेस्टर्स, हमारे भारत के इन्वेस्टर्स विदेशों में, अमेरिका में जाने लगे। वो क्या कहेंगे, कहेंगे जी हमें इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना, हमें तो अमेरिका में। अब अमेरिका में इन्वेस्ट करने के लिए $, चाहिए, तो फिर से भारत के अंदर जो रूपी है उसको दूर फेंकेंगे और कहेंगे हमको $, दो, डॉलर की डिमांड और बढ़ गई, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारी करेंसी जो है डेप्रिशिएट हो जाती है। इन सब चीजों में आरबीआई ने कुछ भी नहीं किया है, ये सब चीजें खुद से हो रही है, डिमांड एंड सप्लाई खुद से कम ज्यादा हो रही है। तो क्या हुआ, इसमें हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है। अगर आरबीआई करता तो हम डिवैल्यूएशन कहते, अब खुद से हो रहा है डिमांड एंड सप्लाई से, तो हमने क्या कहा, डेप्रिशिएट। कैसे कैसे डेप्रिशिएट हुई एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कैसे कैसे डेप्रिशिएट हुई है। हाउ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी टेक्स प्लेस, रूपी कैसे डेप्रिशिएट हुआ, ज्यादा से ज्यादा ब्रेन ड्रेन, दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, टूरिज्म, फॉरेन नेशन में सबको क्या कह रहे हैं, हमें तो यूएसए में घूमने जाना है, हमें इंडिया में नहीं जाना है, हमें तो यूएसए में घूमने जाना है, हम तो यूएसए में छुट्टियां मना के आएंगे। यानी वहां पे टूरिज्म अगर प्रमोट हो रहा है, अगर टूरिज्म प्रमोट हो रहा है तो सीधी सी बात है भाई, आपको घूमने फिरने, होटल के लिए और चीजों के लिए आपको $, चाहिएगा, $, चाहिएगा तो $, की डिमांड बढ़ेगी और रूपी की डिमांड कम होगी, तो यानी मोर टूरिज्म इन फॉरेन नेशन। वॉर या इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हमारे देश में, तो सब लोग यहां से भागेंगे। तो ये वजह होती है कि कैसे ये डेप्रिशिएट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये कैसे डीवैल्यू होता है, डीवैल्यूएशन कैसे होता है वो समझना। डीवैल्यूएशन कैसे होता है, देखो स्टूडेंट्स, दो चीज होती है, एक को कहते हैं डिमांड और एक को कहते हैं सप्लाई। एक को कहते हैं डिमांड, एक को कहते हैं सप्लाई। किसी भी चीज की अगर डिमांड बढ़ती है, अगर डिमांड राइज होती है, ठीक है, अगर डिमांड राइज होती है तो उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। कोई भी चीज हो, चाहे वो करेंसी हो, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी चीज की अगर डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी
और दूसरा तरीका क्या होता है, अगर किसी भी चीज की जो सप्लाई है वो डिक्रीज होती है, किसी भी चीज की सप्लाई डिक्रीज होती है तो भी उसकी वैल्यू बढ़ती है। किसी भी चीज की वैल्यू बढ़ाने के दो तरीके होते हैं, या तो उसकी डिमांड को बढ़ाओ या तो उसकी सप्लाई को कम करो। फिर बोल रही हूं, किसी भी चीज की वैल्यू बढ़ाने के दो तरीके होते हैं, या तो उसकी डिमांड को बढ़ा दो, डिमांड को राइज कर दो, ठीक है, या फिर उसकी सप्लाई को कम कर दो। जैसे मान लीजिए अनियन क्यों महंगा हुआ, अनियन की सप्लाई जो है कम कर दी। नींबू लेमन क्यों महंगा हुआ, नींबू की सप्लाई जो है वो कम कर दी। ऐसा नहीं था उसको मांगने वाले लोग बढ़ गए थे। आप किसी की सप्लाई को कम कर दोगे तो भी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो खपत पूरी नहीं कर पाएगा, डिमांड पूरी नहीं कर पाएगा। और किसी चीज की अगर डिमांड बढ़ रही है, भाई मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी यही वाले ड्रेस चाहिए, सबको वही ड्रेस चाहिए, सबको महिंद्रा की ही गाड़ियां चाहिए, सबको स्कॉर्पियो ही चाहिए, सबको मान लीजिए किया ही चाहिए, सबको क्रेटा ही चाहिए, सब लोग उसी चीज की डिमांड करने लगे, तो क्या होगा, उस गाड़ी की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, यानी उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए सभी को दीपिका पादुकोण से ही मिलना है, सभी को दीपिका पादुकोण से ही मान लीजिए मूवी करवानी है, ठीक है, उन्हीं को ही एक्टर चूज करना है मूवी में, तो वो अपने रेट्स बढ़ा देंगे कि मैं तो एक मूवी का इतना लूंगी, क्यों, उनकी डिमांड बढ़ रही है। बिल्कुल इसी तरीके से करेंसी के साथ भी होता है, किसी भी करेंसी की अगर डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, सप्लाई घटती है तो भी उसकी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। अब हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है स्टूडेंट्स कि कैसे करेंसी डी वैल्यू होती है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी कैसे डी वैल्यूएशन होगा। रूपी का डी वैल्यूएशन समझ रहे हैं, यानी रूपी का वीक होना समझ रहे हैं। रूपी वीक कैसे होगा, यानी आरबीआई उसको कैसे वीक करेगा। अब किसी की डिमांड पे आपका जोर नहीं है, आप किसी को जबरदस्ती नहीं कह सकते कि तू इंडिया में ही रहे या तू अमेरिका में ही रहे, डिमांड पे आपका जोर नहीं है, लेकिन सप्लाई पे आपका जोर है, सप्लाई पे आपका जोर है, सप्लाई पे आरबीआई का जोर है। अब आरबीआई के पास जो फॉरेक्स है, फॉरेन रिजर्व है, उसके अंदर लिमिटेड अमाउंट ऑफ डॉलर्स है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ डॉलर्स है। ऐसा तो नहीं है भारत डॉलर छाप रहा है, छापता तो नहीं है, हम भी ट्रेड करके या एसडीआर के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से डॉलर्स को ले रहे हैं इन्वेस्टर्स के माध्यम से, तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ डॉलर्स जो है वो आरबीआई की तिजोरी में रखे हैं, ठीक है। अब वो उन डॉलर्स को यूज करके, उनकी सप्लाई को कम ज्यादा करके डॉलर की डिमांड को कम ज्यादा कर रहा है, यानी रूपी की डिमांड को भी कम ज्यादा कर रहा है। अब समझना यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है रूपी को डीवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, यानी रूपी को वीक कैसे किया जाता है। रूपी वीक दो तरीके से होगा। रूपी वीक कब होगा, जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, सीधी बात है, जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो रूपी वीक होगा, जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो रूपी वीक होगा, ठीक है। तो डॉलर को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए हम, डॉलर की डिमांड हम बढ़ा नहीं सकते, हम किसी को जबरदस्ती थोड़ा ना कहेंगे तू अमेरिका जाके रह, तू अमेरिका जाके पढ़, तू वहां जाके जॉब कर, वो तो उनकी मर्जी है, डिमांड तो हम कर नहीं सकते कंट्रोल, लेकिन आरबीआई सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। आरबीआई क्या करेगा, इस डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मार्केट से डॉलर को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कहेगा, जितने भी मार्केट में डॉलर्स हैं वो मेरे पास भेजो, मैं बदले में तुम्हें रूपी दूंगा, यानी रूपी की सप्लाई को बढ़ा देगा, रूपी की सप्लाई को इंक्रीज कर देगा, और डॉलर की डिमांड को, डॉलर की सप्लाई को कम कर देगा, रूपी की सप्लाई को बढ़ा देगा और डॉलर की सप्लाई को कम कर देगा। जिसकी सप्लाई डिक्रीज हुई उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, ठीक है, यानी डॉलर की सप्लाई डिक्रीज हुई, डॉलर की वैल्यू तो इंक्रीज हो गई, ठीक है, डॉलर तो स्ट्रॉन्ग हो गया और जो हमारा रूपी है वो वीक हो गया। इस तरीके से आरबीआई टाइम टू टाइम कभी अपनी तिजोरी में से डॉलर बाहर निकाल देता है, कभी मार्केट से डॉलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब मार्केट से डॉलर्स को एब्जॉर्ब करेगा उस समय जो आरबीआई है वो अपने, मतलब जब डॉलर को एब्जॉर्ब कर रहा है मार्केट से, यानी डॉलर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, डॉलर की सप्लाई को कम कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आरबीआई भारत की करेंसी को डीवैल्यू करता है। क्या भारत ने कभी, आरबीआई ने कभी भारत की करेंसी को डीवैल्यू किया है? बिल्कुल किया है। कितनी बार किया है? 3 बार। आज तक भारत ने 3 बार अपनी करेंसी का डीवैल्यूएशन किया है। कितनी बार? 3 बार अपनी करेंसी का डीवैल्यूएशन किया है। कब कब किया है? 1949 में, 1966 में और 1991 में। भारत ने 3 बार अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया है, यानी जानबूझ के आरबीआई ने खुद की करेंसी को कमजोर किया है। ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि इससे एक्सपोर्ट बढ़ता है, इससे एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब एक्सपोर्ट कैसे इंक्रीज होता है ये तो हम इनके इम्पैक्ट में पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। एक बार से हम स्लाइड देख लेते हैं, ठीक है, कि स्लाइड्स क्या कह रही है।
हाउ डेप्रिसिएशन टेक्स प्लेस हमने देख लिया, हाउ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। पहले डिवैल्यूएशन देख लेंगे। डिवैल्यूएशन कैसे होगा, जब आरबीआई डॉलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, मार्केट से डॉलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी डॉलर की सप्लाई को कम कर रहा है। डॉलर की सप्लाई कम हो रही है, इट मींस जो डॉलर है वो स्ट्रोंग हो रहा है, डॉलर जो है वो स्ट्रोंग हो रहा है, और रूपी जो है वो वीक हो रहा है, यानी मनी मार्केट में डाल रहा है, रूपी जो है वो मार्केट में इंजेक्ट किया जा रहा है, और डॉलर को मार्केट से एब्जॉर्ब किया जा रहा है। इस तरीके से डिवैल्यूएशन हो जाएगा। ये तो हमने समझा डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन। बिल्कुल इसी तरीके से एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन होता है। एप्रिसिएशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, रूपी जो है वो स्ट्रोंग होगा, हमारा डोमेस्टिक करेंसी का एप्रिसिएशन, यानी रूपी जो है वो स्ट्रोंग होगा, ठीक है, रूपी स्ट्रोंग होगा, और ये खुद से होगा, आरबीआई कुछ नहीं कर रहा, डिमांड और सप्लाई की वजह से होगा। अब रूपी स्ट्रोंग कब होगा, जब दूसरे जितने भी इन्वेस्टर है वो भारत में आने की सोच रहे हैं, भारत में जो ब्रेन है, दूसरे देशों के लोग यहाँ नौकरी करने आ रहे हैं, दूसरे देशों के लोग यहाँ पे टूरिस्ट बन के आ रहे हैं, तो वो यहाँ आके रूपी की डिमांड करेंगे, रूपी की डिमांड बढ़ेगी और रूपी जो है वो स्ट्रोंग हो जाएगा। देख लेते हैं, एक बार देख लीजिए यहाँ पे कैसे, जब मोर ब्रेन ड्रेन इन इंडिया, जब भारत में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, दूसरे देश के लोग भारत में आने लगे, भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, भारत के अंदर टूरिस्ट ज्यादा आ रहे हैं, वॉर और इमरजेंसी फॉरेन करेंसी में है, यूक्रेन के लोग भारत में भाग भाग के आ रहे हैं और यहाँ आके रूपी की डिमांड करेंगे। इस तरीके से रूपी जो है वो एप्रिशिएट हो जाएगा। और बिल्कुल उसी तरीके से हम देखेंगे कि रूपी जो है रिवैल्यूएशन भी उल्टा कर दो डिवैल्यूएशन का, रिवैल्यूएशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये कैसे होता है और क्या होता है ये तो हमने समझ लिया। अब एक बार इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है इंडियन इकोनॉमी पे, या नीर या रीर क्या होता है वो हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी, एक करेंसी का प्राइस दूसरी करेंसी की तुलना में क्या कहलाता है, सीधा सा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाता है। ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है ये सब अब हम पढ़ेंगे एक्सचेंज रेट सिस्टम में, फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड, मैनेज्ड, फ्लोटिंग क्या होता है पढ़ेंगे आराम से नेक्स्ट सेशन में, अभी सिर्फ मैंने बेसिक बताया है। तो प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी क्या कहलाता है, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाता है, विदेशी विनिमय कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हमारी डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, फॉरेन करेंसी की तुलना में, ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन की वजह से, फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब कि किसी ने कुछ नहीं किया, डिमांड और सप्लाई की वजह से खुद से ही हमारी करेंसी जो है वो डिक्रीज हो रही है, क्या कहेंगे इसे, अब खुद से हो रही है, आरबीआई का कहीं नाम नहीं है, हम क्या कहेंगे, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, क्योंकि क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो डेप्रिशिएट हो रही है, खुद से हो रही है, आरबीआई ने नहीं किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, अब हमारी डोमेस्टिक करेंसी जो है वो इंक्रीज हो रही है ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट की वजह से हमारी करेंसी जो है वो स्ट्रोंग हो रही है, आरबीआई ने नहीं किया, खुद से स्ट्रोंग हो रही है एक्सचेंज रेट की वजह से, तो इसको क्या कहेंगे, हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो गई, ठीक है। आरबीआई करता तो कहते रिवैल्यूएशन हो गया, लेकिन आरबीआई ने नहीं किया, खुद से स्ट्रोंग हुआ है, तो इसको हम कहेंगे एप्रिशिएशन हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग देंगे कि इनमें से क्या सही है। डेप्रिसिएशन इज वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई, क्या डेप्रिसिएशन में जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है वो डिमांड और सप्लाई की वजह से कम ज्यादा होती है। फिर डीवैल्यूएशन इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज डन इंटेंशनली बाय द गवर्नमेंट, डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट कह दो, आरबीआई कह दो, यानी कोई एफर्ट कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट या आरबीआई, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, मैम ने तो आरबीआई बताया था, गवर्नमेंट लिखा हुआ है, बात एक ही है, ठीक है। एप्रिसिएशन इज डन इंटेंशनली बाय द गवर्नमेंट, एप्रिसिएशन को इंटेंशनली किया जाता है कि गवर्नमेंट करती है एप्रिसिएशन को, ठीक है। अब आपको इसमें से सही बताना है कि ए एंड बी सही है, क्या सही है, इसका आंसर आप लोग करोगे। मैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन चेक करूंगी, कौन कौन बच्चा क्या कमेंट कर रहा है, कितना आप लोगों को समझ आ रहा है। रिव्यूज भी देते रहना स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट्स करते हो, बहुत ऐसा मन करता है और ज़्यादा डीप में लेके जाऊँ, और ज़्यादा डीप में लेके जाऊँ। और यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स जितने भी हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए तो ये रामबाण है, पता है, वहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं, और मैं मेरी सीरीज में एप्लीकेशंस ही ज़्यादा डालती हूँ,
रटवाने को मैं भी रटवा सकती हूँ भाई, ठीक है स्लाइड लिख दिया मैं पढ़ के सुना रही हूँ, उससे कोई फायदा नहीं है। एप्लीकेशन बेस्ड पूछी जाती है इकोनॉमी, हर जगह कहीं पे भी देख लेना। तो एप्लीकेशंस को समझिए, कंसेप्ट्स को समझिए, तभी फायदा होगा। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।